ऐसा लेकर आई हूँ जिसमें आपको 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स और इसके अलावा मोटिवेशनल और इस्लामिक लेक्चर्स भी मिलेंगे। वक्तन फ़वक्तन आप जो कुछ जानना चाहें या मज़ीद आप इसमें किसी और सब्जेक्ट का इजाफ़ा करना चाहें तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, यानी इसको एंड तक वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2 टॉपिक 1। चैप्टर 2 का टॉपिक 1 है हमारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल कहते हैं दर्जात को और ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है तंजीम को। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम चूँकि बायो पढ़ रहे हैं, हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक सेल से किस तरह एक जानदार नमू पाता है, बड़ा होता है और फिर एक अपनी असली मुकम्मल शक्ल को पहुंचता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्या है, या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इस तरह से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल होता है। और अगर फिर आपसे ये पूछा जाए कि सेल किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, तो आपका जवाब ये होगा कि प्रोटोप्लाज्म यानी पानी पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पानी किस तरह से तैयार होता है। पानी बनता है, इसके लिए आपको केमिस्ट्री में झांकना पड़ेगा कि पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं और इनका जो छोटे से छोटा ज़र्रा है वो एटम कहलाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हैं और मैटर है एटम्स से मिलकर बना है। एटम्स कायनात का छोटे से छोटा ज़र्रा है, मैटर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि अनडिवाइजिबल होता है, जिसको आप मज़ीद हिस्सों में, मज़ीद टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब ये मैटर भी आगे सब पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और वो सब पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। एक से ज़्यादा एटम होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 16, 17, 18 जितनी भी तादाद इनकी हो, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के होते हैं। पहला जो छोटा किस्म का मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल की बड़ी किस्म होती है वो कहलाती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारा सेल होता है यानी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स बहुत पेचीदा साख्तें बनाते हैं और फिर उन साख्तों के ज़रिए, उन फॉर्मेशंस के ज़रिए हमारा जो सेल या खलिया है वो तश्कील पाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ज़िंदगी की बेसिक यूनिट की तरफ जाएँ तो सबसे पहला यूनिट एटम है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और फिर उसके बाद सेल। अब ये जो सेल है, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ में मौजूद हैं, हमारी ज़मीन पर मौजूद है, वो है 100, ऑलमोस्ट 100, कुछ कम या ज़्यादा। और उनमें से जो एलिमेंट्स हमारे सेल में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो है टोटल 16, और उन 16 में जो मेन है वो हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। ये मिलकर हमारे सेल को तख्लीक करते हैं, हमारे सेल को बनाते हैं, हमारे सेल को फॉर्म करते हैं। अब जब कई सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो जो चीज़ वजूद में आती है उसको हम कहते हैं टिश्यू। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू को हम उर्दू में कहते हैं बाफ्त। क्या कहते हैं हम टिश्यू को उर्दू में? बाफ्त कहते हैं। अब ये जब बाफ्तें बन गई, तैयार हो गई, अब ये आपस में जब जुड़ती हैं, अच्छा बाफ्तों की और टिश्यूज़ की भी अलग अलग किस्में होती हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी साख्त अलग होती है, जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनकी साख्त अलग होती है। हमारे जिस्म के तमाम अज़ा की जो टिश्यूज़ हैं उनकी साख्त अलग अलग होती है, और ये मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रही बल्कि ह्यूमन टिश्यूज़ के अलावा जितने हमारे एनिमल हैं, हमारे प्लांट्स हैं, मैं सबके टिश्यूज़ की बात कर रही हूँ, वो मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ अज़ा के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ नहीं होते। तो उन टिश्यूज़ के, जब ये टिश्यूज़ तैयार हो गए, इन टिश्यूज़ से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं ऑर्गन यानी कि अज़ा। अब वो अज़ा कुछ भी हो सकते हैं हमारे, अगर एक्सटर्नल अज़ा हैं हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, और अगर हम अपने इंटरनल अज़ा की बात करें तो अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, सारी चीज़ें। जब ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो फिर एक सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है और ये तमाम ऑर्गन्स यकजा होकर कोई काम अंजाम दे रहे होते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उनकी, और अगर हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम जो है इसके अंदर हार्ट है, हमारे आर्टरीज़ हैं, हमारे वेन्स हैं, ये सब मिलकर हमारे जिस्म को खून सप्लाई कर रहे होते हैं। इस तरह से ये तमाम टिश्यूज़ या तमाम जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम के अंदर
काम कर रहे होते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम्स, जब कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक उज़विया वजूद में आता है, जिसको हम कहते हैं एक मुकम्मल जानदार शय या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब ये उज़विया क्या होता है कि जिस तरह आप देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बताऊंगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं तो ज़ाहिर है ये हवा में तो काम नहीं कर रहे होते, इनको एक वजूद की ज़रूरत होती है। तो ये वजूद इंसान का या जानवर का या किसी कीड़े मकोड़े का, किसी परिंदे का या किसी आबी जानवर का जिस्म फराहम करता है। इस तरह से एक मुकम्मल उज़विया या जानदार वजूद में आता है। फिर अगर हम उससे आगे जाकर देखें तो हमारे कुछ लेवल्स होते हैं जिनके अंदर हम तमाम जानदारों की दर्जाबंदी करते हैं। अब वो जो फर्स्ट लेवल है उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ का क्या मतलब है? वो तमाम जानदार जो एक ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। वो जानदार जो देखने में बज़ाहिर एक जैसे होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीडिंग करके अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल कर सकते हैं, वो एक स्पीशी कहलाते हैं। अब वो स्पेशीज़ जितनी तादाद में एक मखसूस हैबिटेट के अंदर, एक मखसूस रिहाइश का, अब वो रिहाइश का जानवर की क्या हो सकती है? अगर आबी जानवर है तो पानी होगा, अगर परिंदा है तो हवा होगा, दरख्तों पर भी रह सकता है। अगर जानवर है तो जंगल में रह सकते हैं, पालतू जानवर हैं तो जहाँ आप उन्हें रखें वो वहाँ रहते हैं। और अगर इंसानों की बात हो तो आपको इंसानों के हैबिटेट्स का बहुत अच्छी तरह से पता है। तो एक मखसूस हैबिटेट के अंदर, एक मखसूस रिहायशी मकाम के अंदर जितने भी जानदार रहते हैं वो सब कहलाते हैं एक कम्युनिटी। तो ये हो गई जानवर उन जानवरों के साथ रहते हैं, वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जंगल में कोई जानवर अकेला नहीं रहता। अगर शेर रहते हैं, शेरों की पॉपुलेशन है तो उसके साथ ज़ेबरे की भी पॉपुलेशन है, तो ये शेर और ज़ेबरे ये मिलकर बनाएंगे एक अदद कम्युनिटी, और वो उसी कम्युनिटी का हिस्सा ये जानवर होंगे। इसके अलावा मज़ीद जानवर भी हो सकते हैं जो उस कम्युनिटी में सर्वाइव करते हों। कम्युनिटी लेवल से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से मुराद वो निज़ाम है जिसमें जानदार अपने वजूद के लिए, अपनी बक्का या अपनी सर्वाइवल के लिए इन्हसार करते हैं कुदरत के निज़ाम के ऊपर। यानी जो नॉन लिविंग हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? इंसान को ज़िंदा रहने के लिए या किसी जानवर को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जंगल में जो जानवर हैं वो अपनी ग़िज़ा पौधों से हासिल करते हैं, और पौधों को अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए हवा और रोशनी की और पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जब इंटरैक्शन होता है, जानदार बेजान चीज़ों से जानदार अशिया अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं और फिर उन जानदार अशिया से दूसरी जानदार अशिया अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो ये जो सारा सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है? और इकोसिस्टम के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, यानी जो हमारा सबसे बड़ा लेवल है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मुराद हमारी ज़मीन का वो हिस्सा है जिस पर जानदार चीज़ें बसती हैं। अब आप कहेंगे कि ज़मीन पर तो हर जगह जानदार चीज़ें बसती हैं। हर जगह नहीं, शायद कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसके अंदर किसी तरह की कोई पॉपुलेशन नहीं होगी। शायद एनवायरनमेंट की वजह से कहीं बहुत ज़्यादा ठंडक है या कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, या कहीं की ज़मीन ऐसी है जहाँ किसी तरह की ग़ज़ा मैसर नहीं है, तो शायद कुछ हिस्सा ज़मीन का ऐसा होगा। लेकिन बाकी ज़मीन का जितना भी हिस्सा है, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो खुश्की हो, चाहे वो रेगिस्तान हो या चाहे वो जंगली इलाका हो, हर जगह हमें किसी न किसी तरह की आबादी, किसी न किसी तरह की पॉपुलेशन जानवरों की ज़रूर नज़र आएगी, जानदारों की ज़रूर नज़र आएगी। और अगर जानवर नहीं होंगे तो पौधे होंगे, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद होगी। तो हमने ये जाना कि हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू होता है एटम से। सबसे छोटा ज़रा एटम, एटम्स ने मिलकर फॉर्म किया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो, जिस तरह के हम कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, या हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, या हम विटामिन्स यूज़ करते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने और माइक्रो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर प्रोटोप्लाज़्म बनाया। उस प्रोटोप्लाज़्म से सेल वजूद में आया। जो सेल्स के क्लस्टर्स थे, टिश्यू, उन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बाफ्त या नसीजे। जब ये टिश्यू बन गया तो टिश्यू के बाद क्या हुआ कि इन टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन यानी कि हमारे आज़ा को फॉर्म किया, और फिर आज़ा ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यानी एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें मुख्तलिफ आज़ा मिलकर काम करते हैं, बामी यूँ कहना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जब ये चीज़ तैयार हो गई तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा ऑर्गेनिज़म। ये तमाम जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलकर एक ऑर्गेनिज़म यानी एक मुकम्मल उज़विया या एक मुकम्मल जानदार की तश्कील करते हैं। और ये मुकम्मल जानदार जो है ये स्पेशीज़ की फॉर्म में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेशीज़
वो हिस्सा है या वो लेवल है जिसके अंदर वो तमाम जानदार आते हैं जो बज़ाहिर देखने में एक जैसे होते हैं, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होता है, और ये आपस में को ब्रीडिंग कर कर अपनी अफजाइश नस्ल कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद एक मेन इलाके पर, एक मखसूस इलाके में किसी जानवर की आबादी है। और पॉपुलेशन के बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी से मुराद एक से ज़ायद जानवरों का, एक से ज़ायद जानदारों का एक ही जगह पर मौजूद होना है। और फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स जानदारों का अपनी ग़िज़ा के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना, और फिर उससे पहले बेजान चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, हवा, रोशनी और पानी के ज़रिए पौधे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और फिर पौधों के ज़रिए छोटे जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और फिर उनसे बड़े जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मुराद हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल मैं फिर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।